नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। तो नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और हमारे दर्शकों को भी बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी भक्तों पर पूरा बना रहे और विद्या का संचय अधिक से अधिक और होता रहे। जी, हम लोग तो सरस्वती की उपासना करने वाले में से ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम लोग तो सरस्वती के ही उपासक हैं जी। तो सर, अब हम अगर आज के मुद्दे पे आए तो दिल्ली में जो चुनाव है उसकी सरगर्मियां अब बिल्कुल आखिरी दौर में है और डीपीएल, दिल्ली पॉलिटिकल लीग जैसा आपने इसका नाम रखा है, वो अगर कहें तो बिल्कुल अपने फाइनल राउंड में पहुंचने वाली है। बस अब फाइनल होने का इंतजार है और सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। एक बात सर जो महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आप और बीजेपी, ये दोनों पार्टियां तो बिल्कुल आमने सामने है ही हैं, सत्ता की लड़ाई में बिल्कुल आमने सामने दिख रही हैं। लेकिन कांग्रेस भी बहुत मजबूती से इन चुनावों को लड़ रही है और बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है कई सीटों पर। ये बात भी समझना चाहेंगे सर आपसे कि क्या हम इसे त्रिकोणीय चुनाव माने या अभी भी अब चूंकि चुनाव बिल्कुल अंतिम दौर में है, कई चीजें साफ हो चुकी हैं, तो क्या इसे आप और बीजेपी की लड़ाई मानना ज्यादा उचित होगा या हम इसे त्रिकोणीय चुनाव माने जिसमें कि कांग्रेस भी दोनों ही पार्टियों को बराबर की टक्कर दे रही है? सर, आप सीआरडीजे की तरफ से आपने जो सर्वे किया है इस बार, यानी कि सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस की तरफ से, उसमें कांग्रेस की उपस्थिति आपको किन सीटों पर ज्यादा दिखाई पड़ रही है और वहां कांग्रेस किस स्थिति में नजर आ रही है? अमित, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आप डीपीएल की बात करते हैं और आज हम उसका 20वां ओवर फेंक रहे हैं। आज 20वां एपिसोड है, डीपीएल का आज 20वां एपिसोड है और मेरे ख्याल से हम शगुन का एपिसोड मतलब हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही ये जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो क्योंकि जो दर्शकों का रिस्पांस मिला है डिटेल, क्योंकि हमें कहा गया था कि आप लंबे वीडियो मत कीजिए, छोटे छोटे वीडियो कीजिए। हमें कहा हमें तो काम तो डिटेलिंग का ही काम आता है, हम डिटेलिंग का ही काम कर सकते हैं। और बहुत अच्छा रिस्पांस दर्शकों का मिला है, इसके लिए दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और आज के मुद्दे पर अगर हम आ जाएं कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के ऊपर, देखिए 2-3 बातें गौर करने वाली हैं कि कांग्रेस को रिप्लेस किया आम आदमी पार्टी ने। अन्ना हजारे के आंदोलन को खड़ा किया था आरएसएस ने, जिसकी उपज है अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन जो है सो ये कांग्रेस, और उस समय जो अरविंद केजरीवाल की टीम थी, योगेंद्र यादव इत्यादि, उनकी कहीं ना कहीं ट्रैक्शन है कांग्रेस के साथ भी थी। तो इसी कारण से जब 2013 में जो त्रिशंकु असेंबली बनी तो बीजेपी की सरकार ना बने, इस करके कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया था। 29-30 दिन की सरकार अरविंद केजरीवाल की बन गई थी। ये मूव कांग्रेस के लिए बड़ा सुसाइडल मूव रहा। और क्योंकि अगले चुनाव में कांग्रेस उसके बाद से फिर 2015-2020 में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। हालांकि बीच में जो एमसीडी के चुनाव हुए 2017 में, उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस करीब 20%, 21% वोट पर वो पहुंच गई थी कांग्रेस। उसमें तीसरे नंबर पे थी, लेकिन वाकई उसको त्रिकोणीय चुनाव कर दिया था। और लेकिन और 2022 में जो एमसीडी के फिर से चुनाव हुए 2022 में, उसके बाद कांग्रेस फिर नीचे चली गई। फिर 2020 में लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने एज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि बीजेपी यहाँ पे सरकार ना बना पाए दिल्ली में, उसने एज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, और तब तक रीअलाइनमेंट ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज होनी शुरू हो गई थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक अलाइनमेंट होना शुरू हो गया था। तो 2020 में एज अ स्ट्रैटेजी कांग्रेस अपना सारा वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया था, ऐसा माना जाता है। कांग्रेस रिड्यूस होकर के 4-5% पे आ गई थी। लेकिन 2022 के लोकसभा एमसीडी चुनाव में, 2022 के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने फिर दमखम से लड़ा। हालांकि सीटें तो थे 7-8 सीटें ही आई, 8-10 के करीब सीटें आई थी,
लेकिन 80 सीटें, 80 वार्ड ऐसे थे जहां पर कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने अपनी जमानत बचाई थी। जमानत बचाने का अर्थ आप ये समझिए कि उसने चुनाव को त्रिकोणीय कर दिया था और आम आदमी पार्टी जीती तो, लेकिन बहुत कम सीटों से वो बीजेपी के आगे निकल पाई थी। तो ये कांग्रेस को अपना स्ट्रेंथ यहाँ पे समझ आया। लेकिन कांग्रेस ने जब फिर अपस्विंग पे आई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो कुछ सेंट्रल लीडरशिप के लोग हैं जो अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टी के आला कमान को कुछ इस तरह के सलाह देते हैं कि क्या पंजाब में आपकी प्रतिद्वंदता आम आदमी पार्टी के साथ है, गोवा में उसने आपको हरवाया, आपकी सरकार नहीं बनने दी, हरियाणा फिर उसके बाद आपको मणिपुर में उसने आपके साथ घातक खेल खेला, उसके बाद भी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ आपने उनके साथ अलायंस कर लिया और उनको सीनियर पार्टनर बना दिया। 2024 में जब नॉर्थ इंडिया में सब जगह बीजेपी का बुरा हाल हो रहा था, उस समय दिल्ली में 7 की 7 सीट इसलिए निकाल पाई बीजेपी क्योंकि कांग्रेस एक डिस्क्रेडिटेड आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी थी। सारा जो शराबबंदी, जो शराब खोरी का, जो शराब में रिश्वतखोरी का आंदोलन, वो कांग्रेस का खड़ा किया हुआ आंदोलन था और उसके बावजूद कांग्रेस ने अलायंस कर लिया। तो कांग्रेस, और जो चुनाव हुआ तो हालांकि कांग्रेस का सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स भी खराब रहा, बहुत सारी फैक्टर्स रही और बीजेपी 7 की 7 सीट गई जी। उसके बाद फिर हरियाणा में चुनाव हुए जहां आम आदमी पार्टी ने अकेले लड़ना तय किया और कांग्रेस के विरोध में लड़ा और इतने वोट ले आई कि कांग्रेस की सरकार वहां नहीं बनने दी। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर दिल्ली में अलायंस नहीं होगा, इस निर्णय को लेने में टाइम लगा। हालांकि दिल्ली प्रदेश ने काफी अच्छी तैयारी शुरू कर दी थी। उसके जो अभी अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उसने न्याय यात्रा निकाल करके सारे 70 के 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच किया उन्होंने। लेकिन कहीं ना कुछ लोग प्रेशर बना रहे थे कि और प्रेशर बनवा भी रहे थे इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स से कि कांग्रेस पार्टी अलायंस में चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़े। और टाइम लगा, मतलब काफी टाइम लिया सेंट्रल लीडरशिप ने। हालांकि टिकटें डिक्लेयर कर दी, सब कुछ किया, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप का पार्टिसिपेशन काफी डिलेड रहा दिल्ली के चुनाव में। और जब शुरुआत हुई पार्टिसिपेशन की तो राहुल गांधी 4-5 दिन के लिए बाहर हो गए बीमारी के कारण। खैर, तो ये सेटबैक्स लगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी, जो एक ग्राउंड लेवल पर अरविंद केजरीवाल के पार्टी के एमएलए के खिलाफ है, और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये बात अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने 20 एमएलए चेंज किए हैं। ये चेंज इज 20 एमएलए और इन 20 एमएलए को चेंज किया है। तो यहाँ पे जब कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ रही है तो जो अरविंद केजरीवाल का जो नेचुरल वोटर है वो वंस अपॉन ए टाइम 2013 तक वो कांग्रेस का वोटर रहा। जो आप पूर्वांचली, माइनॉरिटी, दलित, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रिहाइश करने वाले लोग हैं, ये सब कांग्रेस के वोटर रहे जो आज आम आदमी पार्टी के साथ जाते हुए दिखते हैं। तो इनकी अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी इनकी है अरविंद केजरीवाल के पार्टी के साथ और उनके एमएलए के साथ, तो उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट चॉइस कांग्रेस है बनस्पत की भारतीय जनता पार्टी। और इस बात को कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने समझने में बहुत देर किया और जो है सो काफी डिलेड कैंपेन शुरू हुआ। लेकिन जो इनके कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, इनके जो कैंडिडेट्स हैं ये डे 1 से बहुत दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी अपना सबको चुनाव में डाल रहे हैं। अब जो कैंपेन ने जो डाला है, कैंपेन में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जो 3-4 चेहरे, जो इम्पोर्टेंट चेहरे जो इस कैंपेन में उभर करके आए हैं, एक तो जो राहुल गांधी अब एक्टिव है, कई जगह आज भी उनकी कहीं पर रैली है, कल भी रैली थी। प्रियंका जी भी रोड शोज कर रही हैं, रैलीज कर रही हैं। सचिन पायलट, दिल्ली में गुर्जर समुदाय के बहुत लोग हैं, नवयुवक भी हैं, तो उनके बीच में सचिन पायलट बहुत एक्टिव है, बहुत काफी समय दे रहे हैं। और अजय माकन जो एआईसीसी के ट्रेजरर हैं, दिल्ली के नेता रहे हैं, दिल्ली में से 2 बार एमपी रहे हैं, 2004-2009 में एमपी रहे हैं, उसके बाद 93, 98, 2003 में 3 टर्म एमएलए रहे हैं। और उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप पर बहुत प्रेशर डाला कि आपको यहाँ पे दिल्ली में आपको चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। और उसके बाद भी वो लगातार
जमीन पे तो कैंपेन कर ही रहे होंगे, उन्होंने मीडिया के सामने भी कई खुलासे किए हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई खुलासे किए हैं, और उसका जी भी बिल्कुल। एक असर दिख रहा है। शुरुआती दौर में अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर जो सीधे आरोप लगाए थे, उसके बाद फिर इंडिया ब्लॉक में भी कई तरह की बातें उठी थी। काफी खलबली मची, इंडिया ब्लॉक में बहुत खलबली मच गई, और उसके बाद फिर लेकिन फिर अजय माकन ने फिर रिवाइव किया है अभी तो 4 दिन पहले। और जब मैं ये कहूंगा कि ये जो ये पूरा कैंपेन जो है, उस कैंपेन को अगर किसी व्यक्ति ने सबसे दमखम से लड़ा है तो वो है मेरे ख्याल से संदीप दीक्षित। शीला दीक्षित जी के बेटे हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत दमदार तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और सब जगह उनके चुनाव के कैंपेन की चर्चा भी है। एक तो मेरे की इस कारण से चर्चा है कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो वहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 बार के 3 बार के एमएलए रहे हैं, और उनके खिलाफ ये चुनाव लड़े। एक इमोशनल क्वेश्चन ये भी है कि वो उनकी माँ की सीट रही है, पुरानी उनकी माँ की सीट रही है, और वो अपने माँ का की जो हार हुई थी उसको एवेंज करना चाहते हैं, उस डिफीट को एवेंज करना चाहते हैं। वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन उनका जो डोर टू डोर जो कैंपेन रहा है वो बहुत जबरदस्त रहा है। और मेरी जब उनसे एक बार बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा पूरा फोकस ये होगा कि मैं हर एक वोटर तक पहुंचूं। वो हर एक वोटर तक मेरे ख्याल से ये डोर टू डोर कैंपेन करके पहुंच भी रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी उनका कंटेंट बहुत तगड़ा कंटेंट है। और उसके बाद जो उन्होंने कुछ कहते हैं ना गिमिक्स, चुनाव में गिमिक्स का बड़ा रोल होता है, जो कुछ गिमिक्स किया उन्होंने, जो कल या परसों उन्होंने जो जंतर मंतर पर आमंत्रण डाला, अरविंद केजरीवाल आपको याद होगा वो बोलते रहते हैं कि हम प्रधानमंत्री से डिबेट करेंगे, मुझसे डिबेट करेंगे, मुझसे डिबेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका प्रतिद्वंदी हूं, मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, आप मुझसे नई दिल्ली और कोई चीज पे नहीं, नई दिल्ली विधानसभा पे आप मुझसे डिबेट कर ले। और वो जंतर मंतर पे जाकर के 1 घंटा बैठ करके उन्होंने इंतजार किया उनका अरविंद केजरीवाल का, और फिर उसके पर उन पर उन्होंने कई आरोप लगाए, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल बहुत चालाकी से चुनाव लड़ रहे हैं, आप समझिए इस बात को, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर संदीप दीक्षित जैसे सरीखे नेता जो बहुत आर्टिकुलेट है, बहुत जानकार है, बहुत दमदार है, पर्सनालिटी अच्छी है, इससे अगर वो डिबेट में गए तो वो फंस जाएंगे। इसीलिए वो उनके साथ इंगेज करना ही नहीं चाह रहे हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि कभी आप कोई अच्छा बैट्समैन किसी बॉलर के खिलाफ घबराता है तो उसको लोग प्रोटेक्ट करते हैं, बार बार सिंगल लेकर के उसको स्ट्राइक से हटा दिया जाता है, फिर दूसरे बॉलर के सामने बैटिंग अलाउ की दी जाती है। वही टैक्टिस अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन संदीप दीक्षित के साथ नहीं ले रहे। खैर, तो और उसके बाद फिर डीके शिव कुमार आए हैं, सुखजिंदर सुक्खू आए हैं, और विनेश फोगट आई हैं, हुडा आए हैं, हुडा के बेटे दीपेंद्र हुडा हैं। तो काफी लोगों ने, और इमरान प्रतापगढ़ी, माइनॉरिटीज के बीच में इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा एमपी हैं और बहुत अच्छे, मतलब कि बीजेपी कांग्रेस के बहुत बड़े एसेट रहे हैं अपने मुस्लिम वोट्स के बीच में। कांग्रेस ने जो अपनी पहचान वापस प्राप्त करने की कोशिश की है उसमें इमरान प्रतापगढ़ी का बहुत बड़ा रोल है, वो रहे हैं। प्लस उसके बाद काफी लोग, मतलब कि कांग्रेस ने अपनी काफी ताकत अब तो लास्ट 1 हफ्ते में अपनी काफी ताकत झोंक दी है, और जो टेलीविजन के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स हैं इन सब जगहों पे कांग्रेस है। लेकिन अब इन सब के बाद अब बात ये उठता है कि एक पार्टी जो कि पिछले चुनाव में 4% वोट पे रह गई थी, वो पार्टी कितना खींच पाएगी चुनाव में अपने आप को। 70 सीटें हैं, 17 सीट पे वो चुनाव लड़ रही है, तो उनकी विजिबिलिटी, देखिए जीतने की बात तो मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कैंडिडेट की विजिबिलिटी। कैंडिडेट की विजिबिलिटी यानी वो 10%, 12% वोट, 14% वोट, 15% वोट लेकर के आए, तो वो विजिबिलिटी मुझे इनकी 25-27 सीट पे दिखती है। और मैं आपके साथ आज के जो आज से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा कि आप कि इन सीट्स को आप देखिए, समझिए, और आप जानिए कि कैंडिडेट्स कौन है। एक क्विक परिचय मैं आपका उन लोगों से कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट्री सेगमेंट है हम लेते हैं, जो भी जिसके अंदर चांदनी चौक है, जिसके अंदर ईस्ट दिल्ली की कुछ सीटें हैं, और जिसके अंदर नई दिल्ली की कुछ सीटें। तो ये करीब करीब 10 सीटें।
इन 10 सीटों में जो आदर्श नगर की सीट है वहां शिवांग शिंगल लड़ रहे हैं। शिवांग शिंगल से मेरी कभी मुलाकात नहीं है। शिवांग शिंगल के जो दादा है मंगत राम शिंगल, वो कई बार 3 बार एमएलए रहे और शीला जी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे और सप्लाईज मिनिस्टर थे और काफी उनके क्राइसिस मैनेजर थे। वो जब भी दिल्ली में दालों के दाम बढ़ते थे और आटा का दाम बढ़ता था, इस तरह की चीजें होती थी, तो ये चूंकि व्यापारी हैं, अनाज के व्यापारी हैं, तो ये काफी इंटरवीन करते थे और काफी गवर्नमेंट सप्लाईज को मजबूत करते थे और इनकी एक पकड़ है। और आपको मंगत राम ब्रांड नाम का दाल और वगैरह भी बाजार में मिलता है, वो उसी कुंबे से ये शिवांग शिंगल है। और ऐसा माना जाता है कि जो वैश्य समुदाय जो है उनके बीच में मंगत राम जी की अपनी एक इंडिविजुअल पकड़ तो अच्छी रही है, तो लोग उनके पोते के प्रति एक सहानुभूति रखेंगे। और साधन की कोई कमी नहीं है, साधन की कोई कमी नहीं है, बड़ा व्यापारी परिवार है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को चेंज कर दिया है। पहले यह पवन शर्मा कैंडिडेट थे, उनको हटा करके उन्होंने मुकेश गोयल, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में एमसीडी के मेंबर थे और एमसीडी के चेयरमैन भी थे, उनको उन्होंने टिकट दे दिया है इस बार कांग्रेस पार्टी ने। तो और मुकेश गोयल पिछली बार इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पे लड़े, तो उनको टिकट दे दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा मुकाबला हो गया है कि और बीजेपी के जो पिछले कैंडिडेट जो थे राजकुमार भाटिया, तो वो तो है ही है रेस में। वो पिछली बार बहुत कम मतों से पवन शर्मा से हारे थे, तो वो तो रेस में है ही है। तो अब ये जो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होता हुआ दिख रहा है। उसी तरह से अगली सीट हम सदर बाजार आ जाए, तो यहाँ पर इन्होंने अपना कैंडिडेट चेंज किया है कांग्रेस ने। और अनिल भारद्वाज, जो कि त्रिनगर से इनके 2-3 बार एमएलए रह चुके थे और पार्टी के अच्छे फंक्शनरी हैं, डूसू के ठीक ठाक लीडर थे, उनको यहाँ पर उतारा है। साधन संपन्न व्यक्ति है। चुनाव लोग कह भी रहे कि चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी इनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, इनकी पकड़ एआईसीसी में भी है। तो और यहाँ पर एक माइनॉरिटी वोट का, हालांकि कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट खड़ा नहीं है, लेकिन एक माइनॉरिटी वोट का प्रेजेंस इस सीट के ऊपर है। ये सीट और ये सदर की सीट बीजेपी पुराने दिनों में भी हारती रही। यहाँ से कांग्रेस के वोट से राजेश जैन करके खड़ा हुआ करते थे, वैश्य समुदाय के थे, वो जीता करते थे। तो यहाँ पर भी एक त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। चांदनी चौक जो दिल्ली का जो ये जयप्रकाश अग्रवाल का परिवार जो है, जो खानदानी कांग्रेसी परिवार जो है, उसका वो गढ़ सीट है। इनका घर वहीं पर है, नौघरा जैन मंदिर, वहां पर मोहल्ला है नौघरा जैन मंदिर, गली है, वहीं पर जयप्रकाश जी का घर है। और मुदित अग्रवाल जो वहां कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल आपको पता है बहुत पुराने नेता कांग्रेस के, इस बार भी एमपी का चुनाव लड़े थे और अच्छा चुनाव लड़े थे। और इस वाली सीट से, इस वाले सेगमेंट से, असेंबली सेगमेंट से वो लोकसभा चुनाव में वो लीड भी किए थे। लेकिन उनका मुकाबला, मुदित का मुकाबला यहाँ पर वंस अपॉन ए टाइम जयप्रकाश जी के जो प्रोटेजी रहे सानी, प्रहलाद सिंह सानी, जो बाद में आम आदमी पार्टी में चले गए और वहां से एमएलए बन गए थे पिछली बार, उनका बेटा सैबी, वो सैबी साहनी, वो चुनाव लड़ रहा है यहाँ पर। हालांकि सिखों का बहुत पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन देखें यहाँ पर बड़ा मैटर करेगा कि वैश्यों का और माइनॉरिटी का वोट मुदित को जाता है या सैबी को जाता है। अगर सैबी को चला गया माइनॉरिटी का वोट, तो सैबी का पोजिशन, लेकिन मैं कहा ना कि यह त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। और ये चांदनी चौक की सीट जो है, तो जो खंडेलवाल जो अब एमपी है वहां से चांदनी चौक के, वो उनका भी ये होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो भी अपनी पूरी जोर और ताकत लगाएंगे इस सीट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं अगली सीट जो बल्ली मारान की सीट है, वहां पर हारून यूसुफ लड़ रहे हैं। हारून यूसुफ 1993, 98, 2003, 2008 और 2013 5 बार इस सीट को जीते हैं हारून यूसुफ। बल्ली मारान की सीट को, मिर्जा गालिब की हवेली बल्ली मारान में है, तो इस सीट को वो 5 बार जीते हैं हारून यूसुफ। और उसके बाद उनके फैमिली में कुछ ट्रेजेडीज हुई और जो कि उनको, जिससे उनको पॉलिटिकल सेटबैक लगा, और अब वो वापस चुनाव में इस बार फिर से आ गए हैं। मतलब और जैसा लोग बता रहे हैं कि वो भी पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, क्योंकि इस सीट को जानते हैं भाई 5 बार का एमएलए रहा है यहाँ का वो व्यक्ति, वहां पर उसकी पकड़ है, सब कुछ है।
और एक उनका व्यक्तित्व भी है, बड़ा खूबसूरत व्यक्तित्व है उनका, उनका एक व्यक्तित्व भी है। मैंने इन लोगों के फोटो भी लगाए हैं। संदीप दीक्षित का फोटो ऊपर में सबसे लेफ्ट साइड में है, उसके बगल में हारून यूसुफ साहब का फोटो है, संदीप दीक्षित के नीचे मुदित अग्रवाल का फोटो है, मुदित के बगल में अनिल शर्मा का फोटो है। तो ये तो हारून यूसुफ साहब की सीट का रहा। फिर उसके बाद हम जंगपुरा की सीट पर आ जाते हैं। जंगपुरा में निजामुद्दीन का इलाका है जहां मुसलमान पॉपुलेशन बहुत है, और निजामुद्दीन के इलाके से कई बार कॉरपोरेटर रहे हैं फरहाद सूरी। और फरहाद सूरी की माँ जब ये पहले ये कॉन्स्टिट्यूंसी, जब मिंटो रोड कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसके कई बार एमएलए नहीं, ताजदार बाबर बड़े ही नामी गिरामी नेता थी, उनका बच्चा है फरहाद सूरी। और फरहाद सूरी साहब जो हैं ये दिल्ली के मेयर रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई ढीले हैं, इनकी पकड़ नहीं है। अब इनका भी अगर इन्होंने, और तरविंदर मरवा जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, तरविंदर सिंह मरवा, वो पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस के टिकट पे यहां से 2 बार 3 बार एमएलए रह चुके तरविंदर सिंह मरवा। तो 1998 में रहे, 2003 में रहे, 2008 में रहे, यहां से वो एमएलए रहे, 2013 में हार गए थे ये। तो ये तरिंदर सिंह मरवा भी अच्छा चुनाव लड़ेंगे, पिछले बार ही कांग्रेस के टिकट पर अच्छा चुनाव लड़ा था। अब इस सीट को कहीं ना कहीं से एक सेफ सीट देखते हुए, समझते हुए, जो आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल के बाद जो सबसे बड़े नेता है मनीष सिसोदिया, वो इस सीट पे लड़ने के लिए आ गए, पटपटगंज की अपनी सीट को छोड़ करके, सोचते हुए कि एक सेफ सीट है और वहां पर माइनॉरिटी का ठीक ठाक प्रेजेंस है। लेकिन यहाँ पर फरहाद सूरी साहब ने शायद वहां पर उनके लिए मुश्किल पैदा कर दी है। इसीलिए मैं इस सीट को त्रिकोणीय सीट मान रहा हूं कि यहाँ पर शायद इनके लिए उन्होंने परेशानी खड़ी कर दी है। और अगर माइनॉरिटी का वोट फरहाद सूरी साहब के साथ चला गया तो फिर तो मनीष सिसोदिया जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तरविंदर सिंह मरवा भी चूंकि कांग्रेस के टिकट पर 3 बार से एमएलए रहा है यहाँ पे, तो बीजेपी में आके तारीख में है, तो बीजेपी का तो वोट, अपना नेचुरल वोट जो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे ख्याल से माइनॉरिटी वोट वगैरह में भी आदमी टेंट मारने के, और सिखों का बहुत पॉपुलेशन, भोगल का इलाका यहाँ पड़ता है, सिखों का पॉपुलेशन है, वहां से इनको वोट मिलेगा। जंगपुरा के बाद हम पटपटगंज की सीट पर जाते हैं जहां से मनीष सिसोदिया छोड़ करके गए हैं। इस सीट पर मनीष सिसोदिया 2 बार जीते, बेमुश्किल जीते। और इस सीट पर पहले, इस सीट पर जो है 2003 में और यहाँ से जो दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 में यहाँ से एमएलए भी वो हुए थे और वो अच्छे नेता माने जाते हैं, युवा नेता, युवा कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस से निकल करके वो आए राजनीति में। और दिल्ली प्रदेश के वो कोविड के टाइम में अध्यक्ष भी रहे, और जितना जो रिलीफ ऑपरेशन दिल्ली में कांग्रेस ने चलाया था कोविड के टाइम में, उसमें उन्होंने चलाया था। इनका गांव जो है, अनिल कुमार का गांव जो है दल्लूपुरा, वो पटपटगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। और वहां का जो समुदाय है, जो गांव का समुदाय है, ग्रामीण समुदाय है, उसका सपोर्ट तो इनको मिलना ही चाहिए। प्लस यहाँ पे कुछ इलाके माइनॉरिटीज के भी हैं, उनका भी। और ये पिछले बार 2 बार इन्होंने यहाँ पर बीजेपी के अपने ही समकालीन एक अच्छे नेता को हराया था 2008 में, और हराया था नकुल भारद्वाज को। तो इसीलिए अब और अब जो, लेकिन यहाँ पे जो नेता जो रविंदर नेगी जो खड़े हैं बीजेपी के तरफ से, रविंदर नेगी खड़े हैं। रविंदर नेगी ने पिछले बार उनको मनीष सिसोदिया को पानी पिला दिया था, बिल्कुल लास्ट राउंड में जाके मनीष सिसोदिया जीते थे। तो रविंदर नेगी फिर से चुनाव में है, और मेरे ख्याल से जो यहाँ उत्तराखंडी वोट वगैरह है उनको मिलेगा ही मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने अपना रिप्लेसमेंट यहाँ पर अवध ओझा को दिया है, जो कि एक सोशल मीडिया के आइकॉन रहे हैं और कोचिंग क्लास वगैरह, कोचिंग सेंटर्स में एक्टिव रहे हैं और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की फॉलोइंग वोटों में कितनी परिवर्तित हो गई है, अभी हम लोगों ने बॉम्बे का एक किस्सा देखा था कि लाखों में फॉलोइंग थी और वोट 100 में भी, सैकड़ों में भी नहीं आए। तो अवध ओझा जी अपना चुनाव को कितना खड़ा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद हम आ जाए कृष्णा तीरथ, बहुत पुरानी नेता है, 93, 98, 2003 से वो एमएलए रही। 2004 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, 2009 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, और दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही, सेंटर में मिनिस्टर रही,
और उसके बाद पॉलिटिकल यात्री हो गई। बीजेपी वगैरह घूम घाम करके आ गई है वापस कांग्रेस में और ये दोबारा से अपनी जो राजनीतिक जमीन को ढूंढ रही है। अपनी जो पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी पटेल नगर रिजर्व सीट जो है, शेड्यूल कास्ट सीट है, रिजर्व सीट है, वहां से वो लड़ रही है। और उनके लिए जो खास बात ये है इस सीट के ऊपर कि राजकुमार आनंद जो आम आदमी पार्टी से इस सीट को पिछली बार जीते थे और मिनिस्टर भी थे अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट में, वो रिजाइन करके बीजेपी में आ गए थे और अब वो बीजेपी कैंडिडेट हुए हैं। तो इंटरेस्टिंग है, मतलब यहाँ पे जो चुनाव है इंटरेस्टिंग है। मतलब सर्टेनली कृष्णा तीरथ का अपना जो पुराना एक इतिहास रहा है और उनकी जो एक राजनीतिक एक्सपीरियंस है और उसका एक फायदा तो कांग्रेस को यहाँ मिलेगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस जीत रही है, निकाल रही है, ये बात नहीं कर रहा। मैं कांग्रेस के प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने अपना इन सीटों का प्रेजेंस बना लिया है, ये बात कह रहा हूँ। कम से कम कैंपेन में तो दिख रहा है, ये सीटें दिख रही है कैंपेन। उसके बाद हम नई दिल्ली सीट पे आ जाए जहां अरविंद केजरीवाल खड़े हैं और बीजेपी की तरफ से परवेज वर्मा खड़े हैं। संदीप दीक्षित के कैंपेन के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि कितना दमदार कैंपेन उनका चल रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। तो नेचुरली ये सीट तो एक ऐसी सीट है जहां पर की फाइट हो रही है जी। कस्तूरबा नगर, अभिषेक दत्त कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, पहले काउंसलर रहे हैं, बड़े ही लव्ड एंड रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी वो अपने इलाके में माने जाते हैं। और जो उनके खिलाफ जो बीजेपी का कैंडिडेट जो खड़ा है नीरज बसोया, वो नीरज बसोया कांग्रेस का एमएलए रहा हुआ है, वहां से यूथ कांग्रेस का लीडर रहा हुआ है और करीब करीब इनका ही वो समकालीन है, मेरे ख्याल से अभिषेक दत्त के ही समकालीन है। आज वो बीजेपी से चुनाव वहां से लड़ रहा है। और जो मदन लाल जो सिटिंग एमएलए थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी को, उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। मदन लाल ने इस समय बीजेपी ज्वाइन कर दिया। जो 7-8 एमएलए जिन्होंने छोड़ा है बीजेपी को, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन छोड़ा है आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को ज्वाइन किया है अमित शाह के देखरेख में। उनमें ये मदन लाल भी उसमें शामिल है। और यहाँ से आम आदमी पार्टी ने टिकट रमेश पहलवान को दिया है। तो फिर से एक त्रिकोणीय स्ट्रगल यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। मालवीय नगर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके खिलाफ सतीश उपाध्याय बीजेपी के, जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी बीजेपी के अच्छे नेता माने जाते हैं। और इन सबके बीच में जितेंद्र कुमार कोचर कांग्रेस से, कोचर एमसीडी के बड़े नेता रहे हैं, अच्छे नेता रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और एक उनकी प्रेजेंस दिल्ली के राजनीति में रही है, लंबे समय से रही है। और वो भी दम लगा करके चुनाव लड़े क्योंकि सब जानते हैं कि इनकी आखिरी इनिंग्स है। पिछले बार इनमें से कई लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा था, कहा था कि अभी समय खराब है, जमीन खराब है, लड़ने का समय नहीं आया है। तो लेकिन इस बार सब इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि जानते हैं कि इनके लिए ये लास्ट अटेम्प्ट है। अगर ये चुनाव नहीं दम से नहीं लड़े और अगर दम से लड़ लिए, कहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर गए, ठीक ठाक हो गए, तो फिर आगे के लिए राजनीति में रेलेवेंट हो जाएंगे। तो ये तो हमने आपसे करीब करीब 10 सीटों की बात की और हमने आपको जो कृष्णा तीरथ जी के नीचे जितेंद्र कोचर जी हैं, उनके बगल में अभिषेक दत्त है और उनके बगल में फराज सूरी साहब है, ये फोटो भी हमने आपको दिखा दिया। अब आप अगले स्लाइड पे आ जाएं तो ये स्लाइड जो है सो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीटें हैं, जो कि दिल्ली का आउटस्कर्ट्स और पूरा अनऑथोराइज कॉलोनी से भरा हुआ सीट है और इससे माइनॉरिटी सीट्स भी है। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव ये करके है कि जो जैसे सीमापुरी सीट है, सबसे पहले हम सीमापुरी सीट लें। यहाँ राजेंद्र पाल गौतम यहाँ से एमएलए थे, आम आदमी पार्टी के, मिनिस्टर भी थे और उन्होंने कुछ हिंदुत्व के खिलाफ स्टैंड लिया था, तो उनको अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से निकाल दिया था। अब अरविंद केजरीवाल ने वहां से टिकट दे दिया वीर सिंह धिंगन को, जो वीर सिंह धिंगन 98, 2003, 2008 से 3 बार वो व्यक्ति यहाँ कांग्रेस के पार्टी से वो एमएलए रहा था यहाँ सीट से, और पिछली बार भी कांग्रेस के टिकट पे यहाँ से वो लड़े थे वीर सिंह धिंगान। इस समय वो लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के रूप में। वीर सिंह धिंगान का जो आम आदमी पार्टी के जो कार्डर्स हैं उनके बीच में बड़ा विरोध था एक जमाने, जो दलित कार्डर्स वहां का। आज वो उन दलित कार्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा। और यहाँ पर कांग्रेस ने जो इनके एक जो प्रोमिनेंट फेस है, साधन संपन्न व्यक्ति है राजेश लिलोथिया,
जो पहले पटेल नगर रिजर्व सीट से एमएलए भी रहे हैं, उसके और 2 बार के वो एमएलए रहे हैं, राजेश लिलोथिया, और एआईसीसी के भी फंक्शनरी रहे हैं, साधन संपन्न व्यक्ति हैं, उनको उन्होंने यहाँ से टिकट दिया है इस वाली सीट से, सीलमपुर सीट से। देखे लिलोथिया जी का क्या परफॉर्मेंस होता है। बीजेपी ने कुमारी रिंकू को यहाँ से टिकट दिया है, जो कि पुराने कांग्रेस नेता थे रूपचंद, उनकी ये बेटी है, और देखें इनका परफॉर्मेंस इस चुनाव में क्या होता है। अब हम सीलमपुर की सीट पर आ जाते हैं। सीलमपुर तो बिल्कुल माइनॉरिटी सीट है, आपको पता ही है, ये तो बिल्कुल माइनॉरिटी सीट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 बार से यहाँ से अब्दुल रहमान जीत रहे थे आम आदमी पार्टी के टिकट पे, और चौधरी मतीन अहमद को वो कांग्रेस से हरा रहे थे। इस समय अब्दुल रहमान जो है सो वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर, और चौधरी मतीन अहमद चुनाव के कुछ दिन पहले शिफ्ट हो गए थे आम आदमी पार्टी में। उनका बेटा चौधरी जुबैर वो चुनाव लड़ रहा है आम आदमी पार्टी के टिकट पे। तो ये तो फिर देखने वाली बात है कि जो यहाँ पर एक्चुअली माइनॉरिटी लॉयल्टी की बड़ी टेस्ट है। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा मतीन अहमद अपने समय के अच्छे नेता रहे हैं, उनकी अच्छी पकड़ इलाके में रही है, काफी दबदबा रहा है इलाके में। लेकिन अब्दुल रहमान भी, आप ये नहीं भूल सकते कि अब्दुल रहमान ने भी चौधरी मतीन को 2 बार से चुनाव में हराया है। तो कहना यह है कि अगर माइनॉरिटी का एक मुश्त वोट यहाँ किसको पड़ता है, वो एक ट्रेंड यहाँ से जरूर हमें पता लग जाएगा। अगली सीट गोंडा की सीट है। अजय महावर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो फिर से लड़ रहे हैं, काफी वोटों से वो लीड किए थे। कांग्रेस ने यहाँ भीषम शर्मा को खड़ा किया है, ये पहले कई बार के एमएलए रहे हैं इस सीट से। भीषम शर्मा कई बार के एमएलए रहे हैं, फिर पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे, फिर अब चूंकि उन्हें लगा था कि शीला दीक्षित के टाइम में वो डिसिडेंट्स में बहुत ज्यादा होते, तब पार्टी छोड़ दिए थे, बीजेपी में चले गए थे, वापस है और पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसमें इन्होंने काफी एक पॉजिटिव रोल, शांति बनाने का रोल इन्होंने प्ले किया था, ऐसा कहा जाता है, और इसीलिए उनका एक इलाके में फिर से वो रिलेवेंट हो गए थे, इसीलिए पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि आप इनका भी कैंपेन दिख रहा है। कितना लड़ पाएंगे तो देखने वाली बात है, लेकिन चुनाव जो कहते हैं अच्छा लड़ रहे हैं, मतलब चुनाव सिर्फ टिकट लेके बैठ नहीं गए, चुनाव लड़ रहे हैं। बाबरपुर सीट गोपाल राय की सीट है। गोपाल राय इस सीट को लगातार 2015-2020 में जीत चुके हैं। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के बीच में जो पूर्वांचल फेस है उसके बड़े नेता। अब गोपाल राय के खिलाफ जो इस समय खड़े हैं मोहम्मद इशराक खान, हाजी मोहम्मद इशराक खान, वो बड़े माइनॉरिटी समाज से, मुस्लिम समाज के बड़े कारोबारी हैं, और वो बड़े कारोबारी हैं, और उनके बारे में उनका उनकी अपनी एक पकड़ तो है। अब कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है, देखिए वो क्या रोल खिलाते हैं। और यहाँ पे बाबरपुर में बीजेपी ने, हम पिछली बार कई बार यहाँ से बीजेपी के ब्राह्मण समाज के एमएलए रहे, कांग्रेस का भी ब्राह्मण समाज का एमएलए एक बार जीता है, तो बीजेपी ने फिर से ब्राह्मण समाज के ऊपर दांव लगाया है और अनिल वशिष्ठ को टिकट दिया है यहाँ से। पहले यहाँ से गौड़ साहब होते थे, वो कई बार एमएलए रहे यहाँ से बीजेपी से। मुस्तफाबाद सीट इस करके ये है कि एक तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए को बदल दिया है, हाजी यूनुस को, और हाजी यूनुस जो है जैसे मैंने बताया कि और वहां से वो बदल दिया और आदिल खान को टिकट दिया है इन्होंने यहाँ से। और इनके खिलाफ अली महंदी लड़ रहे हैं, जो कि हसन अहमद एक पुराने एमएलए रहे कांग्रेस के यहाँ से, अगर फिर से वो साधन संपन्न व्यक्ति रहे, उनके बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके लोगों ने यहाँ पर एमसीडी के चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। रादर वो तो एमसीडी के चुनाव के बाद इनको लालच दिया गया था कि आप आम आदमी पार्टी में आइए तो आपको मेयर डिप्टी मेयर बना देंगे, चले भी गए थे, लेकिन फिर वापस लौट करके आ गए। और इनके खिलाफ जो बीजेपी का, जो मैं कहता हूँ ना सबसे जुझारू कैंडिडेट है, मोहन सिंह बिष्ट, वो लड़ रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट 98, 2003, 2008, 2015, 2020 इतने चुनाव मोहन सिंह बिष्ट ने जीते।
और उनकी सीट बदल दी, करावल नगर सीट, उनकी करावल नगर सीट से मिले रहे वो, उनकी सीट बदल करके वहां पर इन्होंने, बीजेपी ने अपने उभरते हुए स्टार कपिल मिश्रा को दे दिया है। और लेकिन मोहन सिंह बिष्ट ये कह रहे हैं कि भाई जो सीटों का डिलिमिटेशन जो हुआ है, तो मेरे काफी सारे वोटर्स इस सीट पे आ गए हैं, तो मैं इस सीट पे, तो जो बीजेपी जिसको यहाँ पर कैंडिडेट मिलना मुश्किल होता था इन सीटों पर, यहाँ पर उनको मोहन सिंह बिष्ट के रूप में एक अच्छा कैंडिडेट उनके पास है। और मोहन सिंह बिष्ट चुनाव में उन्होंने एक त्रिकोणीय बना दिया है, और मोहन सिंह बिष्ट निकल जाए अगर इस चुनाव में तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। अब देखें किसके पक्ष में माइनॉरिटी का एक मुश्त वोट अगर कांग्रेस पे पड़ गया तो कांग्रेस भी निकल सकती है, ऐसी क्या बात है। बादली सीट जहां से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से अजेश यादव, वो लगातार 2 बार के एमएलए रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वो भी कांग्रेस परिवार के, इनके चाचा राजेश यादव कांग्रेस के काउंसलर रहे। फिर अब और देवेंद्र यादव 2-3 बार एमएलए रहे बादली सीट से, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरी रहे हैं, प्रभारी रहे हैं प्रदेशों के। और दिल्ली का उन्होंने बड़े क्राइसिस के टाइम में, लोकसभा कैंपेन के बीचों बीच जब अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी अध्यक्ष से रिजाइन कर दिया और वो बीजेपी में चले गए, उस समय इन्होंने दिल्ली प्रदेश की बागडोर संभाली है और अच्छा चलाया है प्रदेश को। चुनाव के लिए उन्होंने तैयार किया है दिल्ली प्रदेश को, और इनकी न्याय यात्रा जो उन्होंने कराई है, 70 सीटों पर जो न्याय यात्रा कराई है, उसने एक तरह से एक जमीन दी है, एक फाउंडेशन दिया है इस चुनाव को लड़ने के लिए, चुनाव की तैयारी के लिए। तो देवेंद्र यादव प्रदेश लेवल पर भी और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर भी, दोनों जगह अपने कैंपेन को अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और ये सब कोई, मतलब मैंने कांग्रेस में कई लोगों से बात की, उनके राइवल गैंग से ही बात की, कोई ये नहीं कह रहा, उनके प्रति कोई भी शिकवा शिकायत नहीं रख रहा, और सब उनके प्रति एक गुडविल रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अच्छा चुनाव जीत रहे हैं। अब ये गुडविल कितने वोटों में कन्वर्ट होता है, हालांकि पिछले चुनावों में भी जब ये लड़ाई, उनको वोट यहाँ से ठीक ठाक आए, लेकिन अब वो कितने वोटों में कन्वर्ट होता है ये आपको आगे चल करके पता लगेगा। ठीक है। बवाना रिजर्व सीट है, यहां से सुरेंद्र कुमार कई बार एमएलए रहे हैं, 1998, 2003, 2008 जब कांग्रेस का टॉप टाइम था, उस समय के एमएलए रहे हैं। चुनाव अच्छा लड़ते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और इस बार भी चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, इलाके को जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं, तो उनको कोई ऐसी समस्या चुनाव लड़ने में नहीं है। अपनी एक टीम तो है ही है इनके पास। अब वो टीम, और जैसे मैंने कहा कि सुरेंद्र कुमार भी इस बात को जान रहे हैं कि भाई ये आखिरी मौका है उनके लिए, अगर इस समय वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आगे तो फिर उनके लिए कुछ फ्यूचर में कुछ बचा ही नहीं है, तो वो एक ना एक बार अपनी जमीन को पकड़ने के लिए फिर से कोशिश करेंगे। नांगलोई जाट में रघुविंदर शौकीन जो इस समय मिनिस्टर हैं, जब वो कैलाश गहलोत जाट समुदाय से थे और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट नेता थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया और छोड़ करके जब वो पार्टी के बाहर गए, तब उस समय रघुविंदर शौकीन को, जो जाट समुदाय से, उनको मिनिस्टर बनाया है अरविंद केजरीवाल ने। और रोहित चौधरी जो कि कांग्रेस का उभरता हुआ चेहरा है, डूसू का लीडर भी रहा है, डूसू का मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में भी ये पदाधिकारी रहे हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह रहे हैं, और फिर वो भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। यहाँ से मनोज शौकीन जो इनसे खड़े हैं, क्या नाम है, बीजेपी से खड़े हैं, ये भी अच्छे दावेदार हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, इंटरेस्टिंग है। और इनके लिए प्रियंका गांधी भी कैंपेन करके गई हैं रोहित चौधरी के लिए। तो रोहित चौधरी को कांग्रेस पार्टी जो है सो फ्यूचर के लिए भी कल्टीवेट कर रही है, और रोहित चौधरी अगर इस समय चुनाव निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनका फिर लॉन्ग टर्म में कैरियर बहुत ब्राइट होगा, मेरा ये मानना है। अब हम अगले स्लाइड पे चले तो यहाँ से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटें और ली हैं, 25 सीटें हो जाती हैं ये। और ये सीटें जो हमने ली हैं बिजवासन में कर्नल देवेंद्र सहरावत जो ओरिजिनल आम आदमी पार्टी जो थी, जिसमें कि जो फौज से रिटायर लोग, जुडिशरी से रिटायर लोग, सिविल सर्विसेज से रिटायर लोग, जो लोग ज्वाइन किए थे, लड़े थे, देवेंद्र सहरावत उन लोगों में थे। और देवेंद्र सहरावत ने वहां पर से चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पे जीता भी था। फिर वो आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए, फिर वो बीजेपी में गए, अब फिर कांग्रेस में है।
कांग्रेस में उनको कांग्रेस में कहा जाता है कि उनके जो आम आदमी पार्टी के पुराने मित्र थे, जो आज के तारीख में राहुल गांधी कांग्रेस के सलाहकारों में माने जाते हैं, योगेंद्र यादव, उनकी पैरवी पे इनको टिकट मिला है। और देवेंद्र सहरावत का एक अपना एक्टिविस्ट बेस इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजवासन में रहा है। मुकाबला कांटे का इसलिए है क्योंकि कैलाश गहलोत जो कि मंत्री थे और बीजेपी में आ गए हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ से दिक्कत ये है कि पहले यहाँ से जो बीजेपी का जो एमएलए एक आध बार रहा है और दमदार कैंडिडेट रहा है सत्यप्रकाश राणा, वो कितना इनकी मदद करता है कैलाश गहलोत की, या उनकी कितनी सबोटेज करता है, ये देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी ने ये जो बिजवासन वगैरह जैसी सीटें जो हैं, सो ये या तो ये ग्रामीण सीटें हैं या यहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनीज की सीटें। तो बिजवासन में जो सुरेंद्र भारद्वाज जो है, वो जो लोकल ब्राह्मण पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसको उन्होंने आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है इस बार। और वो अपने सिटिंग एमएलए बीएस जून को हटा करके, तो अब बीएस जून ने भी ज्वाइन कर लिया है मेरे ख्याल से। बीजेपी को जो 7-8 एमएलए ने ज्वाइन किया है, बीएस जून ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। मेरे ख्याल से कैलाश गहलोत के लिए वो खुल के कैंपेन अब कर रहे हैं। छतरपुर बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ पे सिटिंग एमएलए आम आदमी के थे करतार सिंह तंवर। तो करतार सिंह तंवर तो इस बार लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे, और जो बीजेपी के बहुत पुराने नेता यहाँ से थे ब्रह्म सिंह तंवर, वो लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे, और दोनों ही बहुत समृद्ध हैं। समृद्धि में दोनों छतरपुर का इलाका, वहां पर जो फतेहपुर का इलाका है, जो सारे आप ये शादियों के जितने बैंक्वेट हॉल्स और जितने फार्म हाउसेस वगैरह जो है, सब उसके मालिक लोग हैं ये लोग, बहुत पैसे वाले लोग हैं ये लोग। बहुत ही ठीक है, लक्ष्मी की काफी कृपा इन लोगों के ऊपर है। तो और ये वो लोग हैं जहाँ जो कि अपने यहाँ के शादियों में हेलीकॉप्टर से बारात लेके जाते हैं, हेलीकॉप्टर उतरती है, वो लोग हैं यहाँ। इनफैक्ट कुंवर सिंह तंवर जो एक वहां से बीजेपी के नेता जीतते हैं, वेस्टर्न यूपी से जीतते हैं सीट अमरोहा से, वो भी इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, वो भी इसी इलाके से। तो बहुत समृद्ध गुर्जर समाज के बहुत समृद्ध लोगों की सीट है। कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया है छतरपुर से, राजेंद्र तंवर पुराना यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता है और एक्टिविस्ट है, और ये मेरे ख्याल से काउंसलर वगैरह भी राजेंद्र तंवर रह गए। तो पार्टी एफिलिएशंस तो अपनी जगह पर है। यहाँ कैंडिडेट्स की अपनी समृद्धि नंबर 1, और नंबर 2 जो गुर्जर समाज के चौपाल जो है उनमें इनकी पकड़ ये बहुत मायने रखेगी, और राजेंद्र तंवर भी उन चीजों के लिए तैयार है। अब जो यहाँ पे बोनस बोर्ड जो है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज बनी, या जो स्लम यूनिट्स हैं, या जो किराएदार हैं यहाँ पर, जिनको अरविंद केजरीवाल अट्रैक्ट कर रहे हैं, किराएदार की बिजली हम फ्री कर देंगे, जो किराएदार रहते हैं यहाँ पर इन लोगों के बनाए हुए फ्लैट्स में, वो लोग किस तरफ जाते हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हैं, या कांग्रेस की तरफ जाते हैं, या बीजेपी की तरफ जाते हैं? ये देखने वाली बात है। तो खास करके कल के बजट के बाद तो बीजेपी ने काफी इन लोगों को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की है जी। उसके बाद हम आ जाए संगमपुर सीट। यहाँ पे हर्ष चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जो कि शीशपाल पुराने कांग्रेस के एमएलए रहे, उनके बेटा है चौधरी शीशपाल। और डूसू में भी इन्होंने पोजीशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में चुनाव लड़ रहे हैं, जीता है, पोजीशन होल्ड की है। और ये भडाना परिवार जो है, करतार सिंह भडाना के दामाद माने जाते हैं। तो जो बीजेपी जो हरियाणा में आपको मिनिस्टर वगैरह भी रहे हैं, तो साधन संपन्न व्यक्ति है, बाप का भी अपना एक जमीन रहा है, तो वो चुनाव लड़ रहा है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इस संगम विहार सीट पे जो आम आदमी पार्टी, एक शेड्यूल, संगम विहार रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो एमएलए लगातार जीत रहा है दिनेश मोहनिया, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करता है और जीतता है। तो उसकी अपनी एक कैडर है, उसका अपना एक बेस है, और उनके वोट्स को तो वो लेकर के चलते हैं। मजबूत कैंडिडेट है, सिटिंग एमएलए भी है। अब उनको
उनका वोट खिसकता है या नहीं खिसकता है, और वो वोट खिसक करके कितना कांग्रेस की तरफ जाता है, ये चीजें बहुत मायने रखेंगी इस चुनाव में देखने के लिए। लेकिन ओवरऑल हर्ष चौधरी भी चुनाव ठीक ठाक लड़ रहा। उसके बाद बदरपुर की सीट, रामवीर सिंह बिदूड़ी यहाँ से बीजेपी ने जो 8 सीटें जीती थी, एक ये यहाँ बदरपुर की सीट, फिर रामवीर सिंह बिदूड़ी ने यहाँ से साउथ दिल्ली का चुनाव लड़ा और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। रामवीर सिंह बिदूड़ी के यहाँ पर आम आदमी पार्टी से रामवीर सिंह बिदूड़ी ने राम सिंह नेताजी को पहले आया था। राम सिंह नेताजी और बिदूड़ी का किस्सा ये है कि मैं 1993, 98, 2003, 2008, 2013 में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, लगातार चुनाव लड़ते रहे। तो ये रामवीर सिंह बिदूड़ी भी यहाँ पर इस कोशिश में तो रहेंगे कि वो राम सिंह नेताजी को चुनाव में हरवाएं। और अर्जुन भडाना जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो अवतार सिंह भडाना के बेटे हैं। अवतार सिंह भडाना गुर्जर समाज का बहुत बड़ा नाम है, फरीदाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। वो भी साधन संपन्न व्यक्ति है और वो सीट को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और नारायण दत्त शर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो रामवीर सिंह बिदूड़ी के चॉइस है। और रामवीर सिंह बिदूड़ी ने उनको टिकट दिलवाया है। वो मथुरा के रहने वाले हैं, वहां से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। तो इससे ये माना जा रहा है कि नारायण दत्त शर्मा जो माइग्रेंट वोटर्स, जो बदरपुर में काफी माइग्रेंट और पूर्वांचल और यूपी का वोट है, इनका वोट नारायण दत्त शर्मा को मिल सकता है। तो फिर से ये एक त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। उत्तम नगर की सीट, नरेश बालियान यहाँ से सिटिंग एमएलए थे, वो जेल में बंद है। मकोका में वो जेल में बंद है। उनकी पत्नी पूजा बालियान चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी के टिकट पर। अब पूजा बालियान के साथ सिंपैथी फैक्टर कितना है, ये तो देखने वाली बात है। कांग्रेस की तरफ से मुकेश शर्मा 93, 98, 2003, 2008 का एमएलए, कोविड के टाइम में बहुत काम किया है। कोविड के टाइम में अपनी एक जमीन बनाई है इन लोगों ने, दोबारा से अपने आप को रिलेवेंट किया है। मुकेश शर्मा फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि ये इनका आखिरी मौका है पॉलिटिक्स में सरवाइव करने का, और दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट है पवन शर्मा, वो पुराना संघ का आदमी, संघ का प्रचारक, संघ का वर्कर। और मतलब मैं तो उनको साहब सिंह वर्मा के जमाने से उनको एक्टिव देख रहा हूँ, 90s से उनको एक्टिव देख रहा हूँ पवन शर्मा को। एक बार वो चुनाव जीते भी हैं, मेरे ख्याल से एमएलए का चुनाव जीते भी थे, 2013 का चुनाव वो जीत भी गए थे। तो पवन शर्मा जी फिर से इस द्वंद में है। आखिरी सीट है मटियाला की सीट, जहां से गुलाब सिंह सिटिंग एमएलए थे, लेकिन उनको हटा दिया आम आदमी पार्टी ने। और सुमेश शौकीन जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, कांग्रेस से पहले एमएलए भी रहे हैं सुमेश शौकीन, और पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े भी थे, वो इस समय आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से संदीप सहरावत लड़ रहे हैं। एक रघुविंदर सिंह जो वो भी शौकीन संप्रदाय से आते हैं, जाटों में जो शौकीन संप्रदाय उससे आते हैं, वो चुनाव में लड़ रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सुमेश शौकीन के लिए रघुविंदर सिंह काफी डैमेजिंग हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है, अगर वो चुनाव को ढंग से लड़ते हैं। और गुलाब सिंह जो सिटिंग एमएलए जो थे आम आदमी पार्टी के, वो उनका समर्थन नेचुरली आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा, उनका समर्थन जो है सो बीजेपी को मिलेगा, ये इसकी संभावना है। इसके अलावा 2 सीटें और हैं जहां पर दमदार पर्सनालिटी, लेकिन सरप्राइजिंगली मेरे जो लोगों ने इसकी जो तहकीकात की थी, वहां पर वो है कालकाजी सीट और बॉल टाउन सीट। कालकाजी सीट पे अलका लांबा लड़ रही है आतिशी के खिलाफ, और लोग ये कह रहे हैं कि वो चुनाव 2 तरफा चुनाव हो रहा है, या तो आतिशी या रमेश बिधूड़ी। अलका लांबा ने शुरू में थोड़ा सा वो रिलक्टेंट थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने कुछ पिक कर लिया है। तो लोगों ने कहा भी, मैंने जब कहा था शॉर्टलिस्ट करने को, 25 सीटों को शॉर्टलिस्ट करने को कहा था, तो उन लोगों ने अब उनका चुनाव कुछ पिक किया। तो उन्होंने कहा कि भाई इनके नाम को आप जरूर मेंशन करें, अपने इसमें इनके नाम को आप जरूर से मेंशन करें। वो मैंने मेंशन किया है। अब आ गई आपके जो और एक दूसरी सीट जो है वो मॉडल टाउन की सीट है। कंवर करण सिंह, वो भी वहां से 98, 2003, 2008 के 3 टर्म के एमएलए रहते, क्वाइट परफॉर्मर है, क्वाइट वर्कर, और वो विजय गोयल जैसे सरीखे नेताओं से टक्कर लेते रहे। तो अब इस बार के चुनाव में उनका ये देखना है कि वो कितना रिलेवेंट हो पाते हैं। वो अभी तो उनका रिलेवेंट, लेकिन एक बात जो समझ में आई है
जो कहना चाहता हूं कि जो मैंने एक चीज और भी पूछा कि ये जो पुराने नेता लोग जो दोबारा से एक्टिव हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो उन लोगों का कहना ये है कि ये जो कोविड का जो दौर आया, उस समय जब बिल्कुल ही सरकारी सिस्टम दिल्ली में फेल कर गई, दिल्ली सरकार फेल कर गई, उस समय ये जो पुराने नेता लोग थे वो घरों से बाहर निकल करके उन्होंने बहुत जनसेवा किया है, तो लोगों के बीच में उनका एक गुडविल वापस लौट करके आया है। ये बात तो इनके बारे में कहा जा रहा है। और साधन संपन्न लोग हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, अच्छा लड़ रहे हैं। थोड़ा कांग्रेस को सेटबैक इस बात का लगा कि कांग्रेस को जो है सो सेंट्रल लीडरशिप ने पीठ थपथपाने में थोड़ी देर कर दी है। अगर जोर से पीठ थपथपाई होती तो जो हम आज ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज कितना बढ़ेगा, कितना दूर तक जाएगा, क्या वो एक आध सीट निकाल पाएगी, अगर ये कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने कुछ दिन पहले अगर ये निर्णय लिया होता दमखम से चुनाव लड़ने का, तो कांग्रेस पर हम चर्चा कर रहे होते कि कांग्रेस की सीट सिंगल डिजिट में रहेगी, डबल डिजिट में रहेगी। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन कांग्रेस फिर भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ रही है। अगले 2 दिन और है, चुनाव रातों रात पलटती है। अब देखें, अगर लोग कैंपेन में हैं और अच्छा कैंपेन चल रहा है, चुनाव पलट भी सकता। जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा सर, बहुत संक्षेप में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। जिस तरह से हरियाणा में आपने आकलन दिया, जब ये माना जा रहा था कि बीजेपी की वापसी मुश्किल है और बीजेपी ने फिर वापसी की, कांग्रेस की हार हुई, और आपका एक आकलन ये भी था कि आम आदमी पार्टी इसका एक कारण रही, उसने कांग्रेस के काफी वोट काटे। तो क्या वैसी स्थिति आपको दिल्ली में भी दिख रही है? यहाँ पर कांग्रेस किस भूमिका में है? हो सकती है कांग्रेस, लेकिन यहाँ पे एक चीज बताऊं कि अगर कांग्रेस के पुराने नेता लोग जो एक्टिव हुए हैं, इनके कुछ वोटर जो पीछे खिसके वो सब आम आदमी पार्टी में नहीं गए, कुछ बीजेपी में भी गए थे। तो हो सकता है कहीं कहीं पर वो बीजेपी को भी कुछ डैमेज कर सकता है इंडिविजुअल सीट पे। ऐसा भी है, ऐसा भी अगर बहुत अच्छा चुनाव लड़ गया, वोट परसेंटेज अगर बहुत आगे बढ़ गया, तो हो सकता है कि बीजेपी की भी कुछ कैंडिडेट्स को कांग्रेस के कैंडिडेट डैमेज करेंगे। जी, जिन सीटों को आपने यहाँ मेंशन नहीं किया जिस पर कांग्रेस चुनाव हालांकि सभी सीटों पर लड़ रही है, वहां कांग्रेस किस भूमिका में आपको दिख रही है? देखिए, चुनाव तो लड़ रही है, एक अच्छी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका कोई डोमिनेट करने की स्थिति में वो नहीं है। मतलब कि जो नैरेटिव का पार्ट वो नहीं है। अब अंदर खाने कुछ वोट ले आए, कुछ ले आए, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है एक तैयारी के साथ चुनाव लड़ता है, कुछ वोट्स तो लाने का अपना मादा रखता ही है। और अगर एक मुश्त डिसाइड कर लिया कि माइनॉरिटी ने और मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कि हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे, तो ये लोग को जब बैंक में खाता खुला होगा तभी तो पैसे आएंगे, तभी तो डायरेक्ट डीबीटी डायरेक्ट वोट ट्रांसफर होगा। तो खाता तो खोल के बैठे ही हैं लोग। जी बिल्कुल। चलिए सर, काफी विस्तार से आपने आज चर्चा की। कांग्रेस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है इन चुनावों में। देखना है कि उसका फायदा नुकसान किसे होता है। और आपने बहुत विस्तार से एक सीट के बारे में जानकारी दी, सीट की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। तो दर्शकों को काफी इससे एक तस्वीर, उन दर्शकों को काफी तस्वीर साफ हुई होगी दर्शकों के सामने। सर आज हम यहीं सर आज यहीं पर हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। कुछ आप बोलना चाह रहे हैं सर? और नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है और दर्शकों को सारी चीजों की डिटेलिंग बतानी जरूरी थी। एक एक सीट का पन्ना खोल के रखना जरूरी था। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हम लोग शायद एक वीडियो और करेंगे जिसके अंदर मैं अपने आप को मैं आकलन दे दूंगा कि चुनाव किस ओर जा रहा है। जी चलिए, तो उस फाइनल ओवर का हमें इंतजार रहेगा आपके, जब आप ये आकलन देंगे कि चुनाव किस ओर जा रहा है। और हम सब उसका इंतजार करेंगे, दर्शकों को भी उसका इंतजार रहेगा। सर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार अमित, नमस्कार।